प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे मेरे संग की औरतें। मृदुला गर्ग जी ने इन्हें लिखा है। शीर्षक जैसा कि स्पष्ट है, मेरे संग की औरतें, यानी उस समय की जो औरतें, यहाँ लेखिका अपने कुटुंब, अपने परिवार के अन्य स्त्रियों के बारे में यहाँ बात कर रही हैं। ये एक संस्मरणात्मक लेख है, तो संस्मरण में पुरानी यादें ही होती हैं। मेरी एक नानी थी। जाहिर है भाई, नानी सबकी होती हैं, बिना नानी के तो हम लोगों का अस्तित्व नहीं है। पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ के शादी होने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब नानी को लेखिका ने देखा नहीं, नानी की मृत्यु लेखिका की माँ की शादी के पहले ही हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। और जैसा कि सभी जानते हैं कि नानी की कहानी बहुत प्रसिद्ध होती है, तो नानी से कहानी न सुन पाने के कारण जो है कि 3 बहनें लेखिका और 2 बहनें खुद कहानियाँ कहने लगी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी। लेखिका कह रही हैं कि नानी से उन्होंने कहानी भले न सुनी हो, लेकिन नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। छोटे से सुनते आ रहे नानी की कहानियाँ, लेकिन बाद में उसका मर्म समझ में आया, क्योंकि छोटे पर उतने हम समझदार नहीं थे। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़, पर्दानशी औरत थी। पहले इतना ही जानते थे कि नानी जो थी पारंपरिक थी, कि मतलब जैसा रीति रिवाज है वैसा उसी का पालन करने वाली, बिना पढ़ी लिखी और पर्दे में रहने वाली औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। नानी स्वाभाविक रूप से उसी तरह कार्य अपना करते रहे, उनमें कोई बदलाव नहीं आया। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। न उन्होंने अपनी कोई इच्छा, आकांक्षा पति पर थोपा, न ही उनसे कुछ मांगा। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। कि नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, उन्हें कोई बीमारी थी और मृत्यु नज़दीक थी, तो वो अपनी बेटी के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थी और एकदम से अंतिम समय में मुंहजोर हो गई। अर्थात जो कभी न मुंह खोलता था वो बार बार मुंह खोल रहा है, बार बार बातें कर रहा है अपनी बेटी से संबंधित। नाना से उन्होंने कहा, और मुंह खोलकर नाना से उन्होंने क्या कहा, कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सभी दंग हैरान रह गए कि जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। लेकिन नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। और नाना ने मौके की नजाकत को समझा और तुरंत दोस्त को लिवा लाए और बीवी के सामने, अर्थात लेखिका के नानी के सामने प्रस्तुत कर दिया। अब जो नानी ने कहा वो और भी हैरत अंगेज था और भी रोमांचक था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार में हो।
आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढ कर उसकी शादी करवा दीजिएगा। और माँ ने यानी नानी माँ ने उनकी नाना के दोस्त से कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी साहबों के जी हुजूरी में अपना जीवन खपा दे। आप उसे आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवाइएगा, वचन दीजिए। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। नानी ने भले ही नाना की ज़िंदगी में दखल नहीं दिया, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में को अपनी तरह से ज़रूर जीती रहीं, इसलिए आज़ाद ख्याल थी। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। चुपचाप खामोश ज़िंदगी जीते रहने में उतनी आज़ादी न हो, लेकिन दूसरे की गुलामी से तो वह आज़ादी अच्छी है। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। मतलब लेखिका के पिता जो थे वो क्या थे, क्रांतिकारी स्वभाव के थे, और वो आज़ादी के आंदोलन के कारण उन्हें, जैसे आज IAS होता है उस समय ICS होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, तो उसके इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। और उसकी जेब में पुश्तैनी पैसा ढेला एक नहीं था, मतलब वो पुश्तैनी रूप से उतना मजबूत नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। भाई अपनी माँ का प्रभाव पड़ा, यानी नानी का प्रभाव माँ के ऊपर पड़ा, और वो सादा जीवन और गांधी जी के विचारों से भी प्रभावित थी, तो वैसा ही जीवन जीने के लिए मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। रात रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। कि मतलब बहुत ही कोमल नाजुक थी लेखिका की माँ, और सास ने मजाकिये लहजे में कहा था कि हमारी बहू तो बड़ी नाजुक है, इसे कि जैसे मुलायम कपड़ा हो, कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी, लेकिन छीके पर से किसी ने उतारने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? उनकी दो वजह थी। पहली यह कि हिंदुस्तान के तमाम बासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे, और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज के सबसे बड़े प्रशंसक थे, गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते, जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती? नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएं थीं जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। पहली वजह यह थी। दूसरी वजह माँ
की अपनी शख्सियत थी, अपना एक व्यक्तित्व था। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। मतलब माँ में समझदारी थी, ईमानदारी थी, जो एक बड़ा गुण माना जाता है। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। बचपन में ही वे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। जब देखा कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी, मतलब माँ के अलावा सभी ने उनका पालन पोषण करने में दिलचस्पी अधिक दिखाई। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस देश से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। भारतीय माँ की जिम्मेदारी अधिक है कि वह बहू, पत्नी और माँ तीनों का किरदार बखूबी निभा सके। तो वैसा कभी लेखिका की माँ में लेखिका ने नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न ही अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी कि कोई उतना काम न करते हुए भी सभी उनको मानते थे, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। एक तो माँ साहबी खानदान से संबंधित थी, इसलिए वह रोब था ही। उसके अलावा दो कारण लेखिका को समझ में आए। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, कभी भी वो झूठ नहीं बोलती थी, जिससे उनको कभी अपमानित नहीं होना पड़ता था। दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। सामान्यतः औरतें एक की बात को दूसरे से जरूर कहती हैं, लेकिन लेखिका की माँ में यह गुण न था। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, और दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। बाहर वाले उनसे आकर अपने दिल की बात को कह देते थे, निसंकोच कि यह किसी से कहेंगी नहीं। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में वे भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरे बहन के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी।
इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहिनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए, यानी हम लोग लेखन करने लगे। अब आगे अगले वीडियो में आपको प्राप्त होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।